स्क्रीन पर जो आपको प्रश्न दिख रहा है ना, यह प्रश्न कब पूछा गया है? यह प्रश्न पूछा गया 22 फरवरी 2024 को। किस परीक्षा में पूछा गया दोस्त? तो यह पूछा गया एसएससी जीडी में। ठीक है, एसएससी जीडी में 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसी प्रकार से प्रश्न के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी मैं यहाँ पे अच्छे से करवाते हुए चलूँगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपको मिस न होने पाए अगर यहाँ से पूछता है तो। जैसे दूसरा प्रश्न आप देखिए, तो संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल के एक महान व्यक्ति सर खालिस्तान के नाम पर रख दिया गया। तो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से प्रश्नों को समझेंगे। यहाँ पर हमने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, और साथ साथ इसमें उन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से हम आपको यहाँ पर समझाएंगे और बताएंगे। तो साथियों नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूँ आप सभी साथियों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं 4 फरवरी से एग्जाम होने वाला है। तो यह जो महामैराथन क्लास में लेकर के आया हूं, इसमें मैं जीके जीएस से टॉप 200 पीवाईक्यूज की बात करेंगे, यानी ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो एसएससी जीडी के परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सॉरी, पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं नहीं, पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डेट भी मेंशन किया है। ठीक है, हालांकि हर एक क्वेश्चन में मैंने डेट मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए वहाँ डेट मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे हम 200 पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी में जीके जीएस के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें आपको पानी की तरह साफ और क्लियर हो जाएंगी। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और रट्टा मार लीजिएगा, ताकि यहाँ से अगर कोई प्रश्न दोबारा बने तो छूटने ना पाए। अब यहाँ से दोबारा कैसे बनेगा तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस भी टॉपिक से प्रश्न पूछा हुआ है उस टॉपिक का या उस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन बड़ा गंभीर रूप से यानी कि अच्छे से देने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो आप सभी देख पा रहे हो, मैंने लिखा है कि प्रश्न दोहरा कर भी पूछता है। तो जी हाँ, प्रश्न जो है कि आपसे दोहरा करके भी एग्जाम्स में रिपीट करके भी पूछता है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार उसके वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि इसमें जितने भी जीके जीएस के प्रश्न शामिल किए गए हैं, इसमें सब लेटेस्ट यानी जो 2024 में पूछा गया केवल उसको शामिल किया गया है, और इसमें 200 पीवाईक्यू शामिल हैं। तो आइए दोस्त क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते। बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं जाने देंगे, कम समय में आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, क्या भाई, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? यह प्रश्न पूछा गया 22 फरवरी 2024 को। 4 ऑप्शन है, प्रतिष्ठित पुरस्कार, आवासीय पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार या संस्कृत पुरस्कार। तो साथियों इसका जो सटीक उत्तर और सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति पुरस्कार। यानी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। आइए साथी जान लेते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से हर महत्वपूर्ण पहलू को, हर महत्वपूर्ण टॉपिक को। ध्यान देना, जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। ये भी ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा। ठीक, यह सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकारों को दिया जाता है। किस क्षेत्र में? प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकारों को दिया जाता है। इसका मकसद भारतीय संस्कृति विरासत में कलाकारों के योगदान को पहचानना और उनको सम्मानित करना है। ठीक है दोस्त, जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना अगर आपसे पूछे भैया इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1952 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने किया था। आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किसने किया था या किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो भाई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भी किया था। तो यहाँ से दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, मैंने एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ आपको सब कुछ समझा दिया। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 1 समझ में अच्छे से आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्त? दूसरा प्रश्न कहता है संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल में एक महान व्यक्ति सर खालिस्तान के नाम पे रखा गया है। यानी किसके नाम पे संतोष ट्रॉफी का नाम रखा गया है? संतोष नाथ राय चौधरी या देवेंद्र नाथ
या देवेंद्र राय चौधरी या मानेक नाथ राय चौधरी या मनमत राय चौधरी। ठीक है, मनमत नाथ राय चौधरी। बताइए इसमें से, इन चारों व्यक्तियों में से किस व्यक्ति के नाम पे, किस फुटबॉलर के नाम पे संतोष ट्रॉफी का नाम संतोष ट्रॉफी रखा गया है, यही आपको बताना था साथी। तो साथी इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा, मनमथ राय हो जाएगा। तो आइए जानते हैं साथी, अच्छे से समझते इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो साथियों, संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल संघ के पूर्व अध्यक्ष मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर रखा गया है। चौधरी जी का निधन 1939 में 61 साल की उम्र में हो गया था। अब जान लेते हैं थोड़ा सा संतोष ट्रॉफी से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों को। तो आइए जानते हैं साथी, यह एक वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। यह टूर्नामेंट सरकारी संस्थाओं और भारतीय राज्यों की टीमों के बीच खेला जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो टूर्नामेंट है ये सरकारी संस्थाओं और भारतीय राज्यों के टीमों के बीच खेला जाता है। क्या, संतोष ट्रॉफी वाला जो खेल होता है, ठीक है ना। आगे, यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तहत आयोजित किया जाता है। किसके तहत, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तहत आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न पूछा गया 24 फरवरी 2024 को। ये जो तीसरा प्रश्न ये कहता है कि खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने की अयस्क, यानी कि जो सोने का प्राथमिक खनन होता है, या जिसको हम लोग अयस्क कहते हैं, के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। यानी खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क की सबसे बड़े संसाधन किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में या बिहार में, यही आपको उत्तर करना था मेरे दोस्त। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य में, बिहार राज्य में स्थित है। आइए साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा बात करते हैं। देखिए, खान मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, और बिहार के अलावा सोने के अयस्क के भंडार के मामले में राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्य का स्थान है, लेकिन सबसे आगे कौन है, तो बिहार है। ठीक, कर्नाटक के रायचूर जिले में भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान है। अगर हम आपसे पूछे, भैया यहाँ तो भंडार की बात हो गई, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अगर आपसे इस प्रकार से पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान किस राज्य में है, तो वह कर्नाटक के रायचूर जिले में है। कहाँ पे, कर्नाटक के रायचूर जिले में सोने की सबसे बड़ी खान है भारत की। ठीक है, साल 1902 में शुरू हुई इस खदान को हट्टी की खान कहा जाता है। यानी जो कर्नाटक में सोने की सबसे बड़ी खान है, इसको क्या कहा जाता है, हट्टी की खान कहा जाता है मेरे दोस्त। यहाँ से सालाना करीब 1400 से 1500 किलो सोना निकाला जाता है। कितना, 1400 से 1500 किलो सोना निकाला जाता है। अब जो ये खान मंत्रालय ने अपना आंकड़ा दिया है, तो हम लोग खान मंत्रालय के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे। जो खान मंत्रालय है यह भारत सरकार का एक मंत्रालय है, और यह मंत्रालय भारत में खानों से संबंधित कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए प्राथमिक निकाय के रूप में कार्य करता है। इस मंत्रालय के प्रमुख प्रहलाद जोशी हैं, जो कि जून 2019 से सेवा कर रहे हैं। यानी खान मंत्रालय के जो प्रमुख वो कौन है, प्रहलाद जोशी हैं। खान मंत्रालय प्राकृतिक गैसों, पेट्रोलियम तथा परमाणु खनिज के अलावा सभी खनिजों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए जिम्मेवार है। यानी कि जो खान मंत्रालय क्या क्या करता है भाई, प्राकृतिक गैसों के पता करता है, यानी कि खनन के दौरान प्राकृतिक गैस कहाँ से मिल सकते हैं, इसका भी पता लगवाता है। पेट्रोलियम कहाँ से मिल सकता है, परमाणु खनिज, इन सभी खनिजों के अलावा देखा जाए तो जितने भी खनिज हैं उन सभी खनिजों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए जिम्मेदार कौन है, खान मंत्रालय ही क्या होता है, जिम्मेदार होता है। बात करेंगे आगे चौथे प्रश्न की। यह प्रश्न पूछा गया 27 फरवरी 2024 को। चौथा प्रश्न है कि ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन किस वर्ष में अस्तित्व में आया और इसने मानक नियमों का संकलन किया। ठीक है, तो यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, किस वर्ष आया था दोस्त। ठीक है, तो आप जरा सा उत्तर करिएगा और बताइएगा। तो साथ ही इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1950। यानी ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो 1950 में अस्तित्व में आया था, और इसने अपने मानक नियमों का संकलन किया था।
ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त, समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। पांचवा प्रश्न कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए हैं। और यह प्रश्न पूछा गया 20 फरवरी 2024 को दोस्त। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए हैं, तो साथ ही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। यानी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में कुल 5 IIT स्थापित किए गए। कितने, देश में कुल 5 IIT स्थापित किए गए हैं। आगे बात करेंगे छठे प्रश्न की। अच्छा, एक बात यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं जो पहला पंचवर्षीय योजना था इसका कार्यकाल क्या रहा था, तो भाई 1951 से लेकर के 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना चला था। पहले पंचवर्षीय योजना जो है मेरे भाई, आपसे ये पूछा जाता है कि इसका फोकस, मुख्य फोकस किस पर था, तो पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था, कृषि पर था। किस पर था, कृषि पर था। तो ये भी आपसे पूछा गया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न कर रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किस संबंध में निर्धारित किए गए थे। यानी जो चौथा पंचवर्षीय योजना था वह किस चीज़ के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय आय के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के लिए, निवल घरेलू उत्पाद के लिए या सकल राष्ट्रीय उत्पाद के लिए। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, निवल घरेलू उत्पाद के लिए। यानी जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में केंद्र में किसको रखा गया था, कृषि को, दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग को रखा गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को रखा गया, वहीं चौथे पंचवर्षीय योजना में मुख्य फोकस किस पर था, निवल घरेलू उत्पाद पर था। आइए जान लेते हैं निवल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो साथ ही किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद से उस देश की पूंजी वस्तुओं पर मूल्य ह्रास घटाने पर क्या प्राप्त हो जाता है, निवल देशी उत्पाद यानी कि NDP प्राप्त होता है। यह किसी देश के आर्थिक उत्पादन का वार्षिक उपाय है। आर्थिक उत्पादन का वार्षिक उपाय है। NDP उस देश के अंदर बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है जिसमें मशीनों और इमारतों के घटने का खर्च निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको NDP अच्छे समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे, सातवां प्रश्न। यह प्रश्न जो है कि 26 फरवरी 2024 को पूछा गया है। अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा था। यानी कि आपको क्या है कि राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्रियों के बारे में भी पढ़ करके जाना है दोस्त। ठीक है, तो अक्टूबर 2023 तक जो है कि उड़ीसा का राज्यपाल कौन था, तो दोस्त वह थे ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा गणेशी लाल। अरे बोलो कौन से थे, तो वह थे गणेशी लाल। ठीक है ना, बात करेंगे आठवें प्रश्न की। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है कि भैया उड़ीसा के 2023 तक के जो उड़ीसा राज्य के 2023 तक राज्यपाल कौन थे, रघुवर दास बने थे और वर्तमान में भी रघुवर दास हैं। यहाँ ऑप्शन में रघुवर दास था क्या, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रघुवर दास हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रघुवर दास हो जाएगा। ठीक है ना, रघुवर दास थे और अभी भी कौन है, रघुवर दास ही हैं। गणेशी लाल रघुवर दास के पहले थे। ठीक है ना, जी हाँ। आइए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न में। आठवां प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है। यानी कि आपको खेल और खिलाड़ियों से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है, यह प्रश्न पूछा गया 26 फरवरी 2024 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। यानी संदीप कुमार को अगर बात करें तो संदीप कुमार जो है किस खेल से संबंधित है, तो यह जो है कि तीरंदाजी से संबंधित है। अरे बोलो किससे, तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है ना, तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संदीप कुमार एक भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी टीम स्पर्धा में भाग लिया और उन्होंने 2024 में दक्षिण कोरिया के इंचियोन में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था। किसने, संदीप कुमार ने। एक कैसे खिलाड़ी, तीरंदाज। याद रखना है आपसे, खेल और खिलाड़ी, उस खेल से संबंधित खिलाड़ी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चूंकि संदीप कुमार तीरंदाजी से संबंधित हैं तो तीरंदाजी से संबंधित कुछ प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं। तो तीरंदाजी धनुष और तीर से खेले जाने वाला एक बेहद लोकप्रिय खेल है। यह सबसे पुराने खेलों में से एक है। तीरंदाजी शब्द लैटिन भाषा के आर्कस से बना है जिसका मतलब है धनुष। जिसका मतलब क्या है, धनुष। तीरंदाजी ओलंपिक खेलों में भी शामिल है, इसको भी ध्यान रखना है। ओलंपिक में तीरंदाजी पहली बार वर्ष 1900 में पेरिस में हुई थी और
ओलंपिक में तीरंदाजी पहली बार कब शामिल हुआ था? 1900 में पेरिस में शामिल किया गया था। और तीरंदाजी एक ऐसा खेल है जिसमें लगभग कोई भी लिंग, उम्र या क्षमता की परवाह किए बिना अपन भाग ले सकता है और खेल सकता है दोस्त, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। 9वां प्रश्न कहता है कि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हो गई थी? यानी जो वेद है आप लोग जानते हैं कि सबसे पुराना वेद है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया था 23 फरवरी 2024 को। सबसे पुराना वेद है तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो रचना किया गया था कब किया गया था मेरे दोस्त, ठीक है। तो कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 साल पहले। 2500 साल पहले हो गई थी किसका? ऋग्वेद की रचना, ठीक है। आगे ध्यान देना, इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियां भी हैं। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 मंत्र है। इसको भी याद रखना है, आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। और कितने मंत्र है, तो 10,580 मंत्र है, ठीक। ऋग्वेद में देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। यानी कि मेनली जो ऋग्वेद है इसमें यज्ञ से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद प्रारंभिक भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, ठीक है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन? ऋग्वेद। अगर हम बात करें वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से वेद भाई? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद, और सबसे नया तो वह है अथर्ववेद। इसको आपको क्या करने हैं, याद करके अच्छे से रखने हैं, ठीक है। बात करेंगे 10वां प्रश्न की। 10वां प्रश्न कह रहा है कि बरास हिंदू त्यौहार होली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यानी एक त्यौहार है जिसका नाम है बरास, और यह जो बरास है इसमें भी क्या होता है, रंगों से लोग खेल खेलते हैं। जैसे हिंदू में होली मनाया जाता है, तो होली जिस प्रकार से खेल खेला जाता है उसी प्रकार से एक त्यौहार है बरास। कह रहा है कि ये जो बरास है यह किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वर्ली और कोंकड़ा, संथाल, गोंड और भील या मुंडा। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ली और कोंकड़ा। और यह प्रश्न पूछा गया था कब? 20 फरवरी 2024 को। कब पूछा गया? 20 फरवरी 2024 को। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जी हाँ, बात करेंगे आगे 11वां प्रश्न की। 11वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? यह प्रश्न पूछा गया था 7/3/2024 यानी 7 मार्च 2024 में। तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका, हालांकि इस प्रश्न के अनुसार जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजार, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, अभी जो वर्तमान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वह मिथुन दा को मिला है। किसको? आप लोग जानते हैं ना, मिथुन चक्रवर्ती को जानते हैं ना, तो मिथुन दा को क्या मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, ठीक है। आइए जान लेते थोड़ा सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। ध्यान रखिए, जो निम्नलिखित 4 ऑप्शन थे उसमें अगर देखा जाए तो गुलजार को क्या मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। किसका? भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में अहम योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। और मिथुन चक्रवर्ती का योगदान तो काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप मिथुन चक्रवर्ती का मूवी नहीं देखे तो देखिए, आज भी देख करके मज़ा आ जाता है ना। अगला पॉइंट है कि यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की याद में दिया जाता है। यानी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है यह है किसकी याद में दिया जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की याद में, ठीक है। बात करेंगे आगे इसकी अगर बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब हुआ था दोस्त? इसकी शुरुआत हुआ था 1669 ईस्वी में। यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया किसके माध्यम से जाता है? तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान दिया जाता है। कब? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जब होता है तो उसी दौरान यह आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल, शॉल और 10 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है। इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वे थी देविका रानी। कौन थे भैया? देविका रानी थी।
और इस पुरस्कार को पाने वाले कुछ लोगों में और नाम शामिल करें तो जैसे पृथ्वीराज कपूर हो गए, विनोद खन्ना हो गए, रजनीकांत हो गए और वर्तमान में मिथुन दा हो गए, गुलजार हो गए। ठीक है, तो इनको भी क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए साथी, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और एक्सप्लेनेशन जो कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हर एक एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ करके रखिएगा। ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस पुरस्कार को किसी भी भारतीय फिल्मकार, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, लेखक, संगीतकार या किसी और को दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जिसने भी सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में अपना योगदान दिया है उसको यह दिया जा सकता है। ठीक है। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। उन्होंने साल 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। किसका भाई? राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता यानी कि जनक माना जाता है दोस्त, इसको भी आपको याद रखने हैं। ठीक, बात करेंगे आगे 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न क्या कहता है? 12वां प्रश्न कहता है दोस्त कि 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? यानी जिस समय हमारे भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की साक्षरता दर कितना था साथी? भारत की साक्षरता दर क्या था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि जो भारत का साक्षरता दर था वह कितना था। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12 यानी कि सी हो जाएगा। यानी उस समय जो साक्षरता दर था वह कितना था? वह कितना था दोस्त? तो वह था 12। ठीक है, कितना था? वह था 12%। ठीक है जी हाँ। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, चलिए। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? यह प्रश्न पूछा गया है 21 फरवरी 2024 को। तो भैया हर्षवर्धन का राजवंश कितने प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 हो जाएगा। आइए जान लेते हुए दोनों कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। तो राजा हर्षवर्धन के राजवंश को 2 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया था। पहला था प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित क्षेत्र और दूसरा था सामंती राज्य। राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। राजा हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। कब से कब तक? 606 से लेकर के 647 तक, यानी कि लगभग 41 साल तक उन्होंने क्या किया था? उत्तर भारत में शासन किया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत के या उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उनका शासन क्षेत्र वर्तमान के पंजाब, बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ था। किसका भाई? हर्षवर्धन का। ठीक है, हर्षवर्धन जो है कि एक अच्छा शासक था। ठीक है, ठीक ठाक माना जाता है, वही ठीक ठाक शासक था। ठीक, आगे कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में ज़्यादा जानकारी उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में दिया है। अच्छा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहा करते थे? तो हर्षवर्धन के। ठीक है, बाणभट्ट ने कौन सी मुख्य रचना रची हुई है? तो उसका नाम है हर्ष रचित। अरे बोलो क्या नाम है? उसका नाम है हर्ष रचित। और वहीं अगर देखा जाए तो वहीं चीनी यात्री वेनसांग भी किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल का उल्लेख किया है। किसने भाई? चीनी यात्री वेनसांग ने। किसने? चीनी यात्री वेनसांग ने। ठीक है ना, ये बात आपको क्या करना अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है दोस्त, जी हाँ। बात करेंगे आगे अगले प्रश्न के। 14वां प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया 1 मार्च 2024 को। तो दोस्त लोकसभा निचला सदन किस अनुच्छेद के माध्यम से है? तो वह है अनुच्छेद 81। ठीक है, देखिए जो संसद होता है, पहली बात तो भारतीय संसद अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 के अंतर्गत दिया गया है उसका प्रावधान। ठीक है, तो जो भारतीय संसद उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा है उसका प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है और जो राज्यसभा है उसका प्रावधान आर्टिकल 80 यानी अनुच्छेद 80 में किया गया है दोस्त। ठीक है, जी हाँ। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? और यह प्रश्न पूछा गया है 21 फरवरी 2024 को। साथियों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, यानी कि आपको नृत्य और नर्तक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ वीडियोस को मैंने कराया हुआ है, वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं वीडियोस को। ठीक है ना, जी हाँ। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करना मेरे दोस्त। ठीक है, अवश्य करना, इस प्रकार की वीडियोस में लगातार आपको देता रहूँगा।
खैर यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई किसकी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, तो बात कर रहे हैं प्रश्नों की। और प्रश्न आपका यह था कि डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है, आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। तो भाई वह कौन सा राज्य जहाँ पे डंडारी नृत्य शैली किया जाता है, तो उसका नाम हो जाता है दोस्त तेलंगाना। क्या हो जाता है, तेलंगाना। आपको तेलंगाना अच्छे से याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है ना, क्या तेलंगाना आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। बात करते आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न 16वां कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। यानी राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के माध्यम से शपथ लेता है। 27वें ये प्रश्न जो पूछा गया है आपका 27 फरवरी 2024 को पूछा गया, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के माध्यम से शपथ लेता है, अभी प्रतिज्ञान लेता है भाई। तो जब बात करता है आपसे राज्यपाल की, तो इसके लिए आप जाया करिए आर्टिकल 159 के तहत। कहाँ भाई, आर्टिकल 159 के अंतर्गत राज्यपाल क्या करता है, शपथ अथवा प्रतिज्ञान करता है, ठीक है। बात समझ गया ना, जी हाँ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न कहता है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त की नीति कब या फिर किस वर्ष में शुरू किया गया था। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है 6 नहीं रहेगा यहाँ पे, 7 फरवरी ही रहेगा, ठीक है। 7 जून नहीं 6 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जून में तो पेपर नहीं हुआ था, ये फरवरी ही रहेगा, फरवरी या मार्च का समय है, यहाँ पे गलती से 6 हो गया है, ठीक है। ये 7 मार्च के आसपास का पेपर है। तो 7 मार्च 2024 को ये आपसे पूछा गया भारत में अस्थायी बंदोबस्त की नीति को किसने या फिर कब शुरू किया गया था। तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1793 में, ठीक है। 1793 में एक शासक था वायसराय जिसको हम लोग कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त के बारे में सब कुछ अच्छे से मेंशन किया गया। भाई अस्थायी बंदोबस्त होता क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अस्थायी बंदोबस्त या इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से जुड़ा एक अस्थायी समझौता था। किसके बीच ये समझौता था, तो बंगाल के जमींदारों और साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता था जिसको अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक है। और यह समझौता किसने करवाया था, तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस व्यवस्था को, किस व्यवस्था को, तो अस्थायी बंदोबस्त को। किसको, अस्थायी बंदोबस्त को। अब अस्थायी बंदोबस्त की अगर कुछ खास बातों को जाने तो यहाँ पे आपसे मेंशन करता है कि भाई इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। यानी जो अस्थायी बंदोबस्त था इसमें यह कहा गया भाई जो भी जमींदार हैं वह किसानों से क्या करेंगे, लगान वसूल करेंगे। और वसूल की गई रकम को 11 भागों में बांटा गया था। कितने भाग में, 11 भाग में बांटा जाता था। तो जो जमींदार इन लगान को वसूल किया करते थे उन 11 भाग में से एक भाग जमींदार को दे दिया जाता था, बाकी 10 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल जाता था, ठीक है। आगे है कि अगर कोई जमींदार तय तारीख तक भू राजस्व नहीं जमा करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दिया जाता था। यानी जैसे मैं मान लेता हूँ कि आप क्या है, जमींदार थे, ठीक है। अगर आपने जो है कि तय तारीख तक, जितना तारीख तय किया जा रहा है उस तारीख के अंदर अगर आपने भू राजस्व वसूल करके जमा नहीं किया तो आपकी जो ये कहते हैं आपका जो जमींदारी है वह क्या किया जाएगा, नीलाम करके किसी दूसरे को दे दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। किस व्यवस्था को भाई, अस्थायी बंदोबस्त को, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना। 18वां प्रश्न कहता है कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, तो भाई 8 देशों के साथ, 4 देशों के साथ, 2 देशों के साथ या 1 देशों के साथ। ये पूछा गया 20 फरवरी 2024 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर 2। तो भाई भारत जो है कि 2 देशों के साथ अपना समुद्री सीमा साझा करता है। अगर देखा जाए तो वह कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा बांग्लादेश और दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान। हालांकि प्रश्न की प्रकृति जो है, पूछने की प्रकृति थोड़ा सा यहाँ पे बदला है। हालांकि इसको पूछना चाहिए था भारत के कितने ऐसे देश हैं जो तटीय देश हैं या फिर कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि तट से लगे हुए, ऐसे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता था,
ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जैसा आयोग पूछ रहा है वैसा मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 कहता है कि राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? भरतनाट्यम, सत्रिया, कथक या मणिपुर? आपको यही क्या करना है, उत्तर करना है मेरे साथी, और बता। तो दोस्त अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न आपसे कहता है कि भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था 26 फरवरी 2024 को। यानी भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है? तो वैसे सामान्यतः अगर यादवों को देखें तो वो बॉक्सिंग वगैरह में ज़्यादा क्या रहते हैं, आगे रहते हैं। तो इसका जो संबंध है किससे हो जाएगा? बॉक्सिंग से हो जाएगा। यानी विकास कृष्ण यादव कौन सा खेल खेलते हैं दोस्त? तो है बॉक्सिंग करते हैं। ठीक है ना? जी हाँ। बात करेंगे 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? 21वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से लक्षद्वीप को छोड़ करके कब किया गया था? फिर किसके दौरान आयोजित किया गया था? किस वर्ष के दौरान आयोजित किया गया था? देखिए, भारत की जो पहली आर्थिक जनगणना हुई थी उसमें लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया था। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पहली आर्थिक जनगणना हुआ कब था। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहली जो आर्थिक जनगणना हुई थी वह हुआ था 1977। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1977 हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 6 आर्थिक जनगणनाएं आयोजित की गई हैं। यानी अभी तक कितनी आर्थिक जनगणना हो चुकी है? 6 आर्थिक जनगणना हो चुकी है। अगर आपसे पूछा जाए पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ था, तो भाई 1977 में हुआ था। बोलो कब हुआ था? 1977 में हुआ था। ठीक है, और 7वीं आर्थिक जनगणना कब हुआ? 2019 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यानी 7वां चल रहा है या अभी तक कंप्लीट हो गया? ठीक है, बात समझ रहे ना? यानी टोटल अभी तक कितनी आर्थिक जनगणना हुआ है? 7 हुआ है। 7वां कब आयोजित किया गया? तो 2019 में, और सबसे पहला तो 1977 में। ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्त। ठीक है, बात करेंगे हम 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न कहता है 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना किया गया था? तो साथ ही 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पे स्थापित किया था नीति आयोग। क्या भाई? नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो जो योजना आयोग था उसको बदल करके क्या कर दिया जाता है? नीति आयोग कर दिया जाता है दोस्त। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन मैंने मेंशन किया है कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नीति आयोग की स्थापना किया गया था। सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को साकार करने और भारत में सुशासन को सक्षम करने के लिए ही नीति आयोग का गठन किया गया था। इस नए संस्था को यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम दिया गया था। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यानी नीति आयोग जो है वह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक, और अच्छा अगर आपसे पूछे भाई इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो भाई नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम अगले प्रश्न की। किसकी बात करेंगे भाई? अगले प्रश्न की बात करेंगे, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी ONDC। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक पहल है। किसका पहल है आपसे यही पूछा जा रहा है दोस्त। ठीक है ना, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए जानते हैं मेरे दोस्तों, अच्छे से समझते हैं। तो इसका आपका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का एक पहल ही है। ठीक है, यानी ये जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC किसका पहल है? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का एक पहल है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखने है, पूछा गया प्रश्न है आपसे। 24वां प्रश्न क्या कहता है? अच्छा, इसका सलूशन देख लेते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जिसको ONDC कहते हैं, यह वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन यानी DPIIT द्वारा स्थापित एक खुला ई-कॉमर्स प्रोटोकॉल है। ONDC का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है दोस्त। ठीक है, बात करेंगे आगे हम 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न कह रहा है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 36, 29,
63 या 47? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63। यानी जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तो उस समय कितने तत्व थे? तो उस समय 63 यानी कि 63 तत्व थे। कितने? 63 तत्व थे। सॉल्यूशन देख लीजिए। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो केवल आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त सारणी का निर्माण किया। यानी एक केमिस्ट्री का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाई मेंडलीफ ने क्या किया? आवर्त सारणी का निर्माण कब किया? तो 1869 में किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुण, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, किस आधार पर व्यवस्थित किया गया था? तो भाई उनके मूल गुण, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। 25वें प्रश्न की बात करें तो 25वां प्रश्न जो है कि यह आपका, हालांकि ये जो है कि आपका हो जाएगा करंट का क्वेश्चन। तो करंट का क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हालांकि आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप खालिस्तान यानी किस वर्ष से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई? इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1997। यानी 1997 से क्या होता है भाई? 1997 से क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो कह रहा है कि एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप 1997 से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता के रूप में स्थापित हो गई है, यानी कि बन गई है दोस्त। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारियों को हासिल कर लेते हैं। तो एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप 1997 से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। 17 जुलाई 1912 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के बाद ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स के खेल के लिए विश्व नियामक निकाय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन यानी IAAF की स्थापना किया गया था। साथी अगला प्रश्न आपसे कहता है 27वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहला या पहली गायक या गायिका बने हैं? यानी कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसको भारतीय संगीतकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से स्वीकार किया गया है या फिर नवाजा गया है? ठीक है, तो वह कौन सा है, आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा था मेरे दोस्त। ठीक है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, वह हो जाएगा सुब्बुलक्ष्मी। यानी कि MS सुब्बुलक्ष्मी क्या है? यह है संगीतकार हैं और इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है। किसको? भाई MS सुब्बुलक्ष्मी को। ठीक है, जी हाँ। बात करेंगे आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है आपसे 28वां। हालांकि यहाँ पे देखिए जो है कि आपको मेंशन किया गया है इनका इस प्रश्न का सलूशन कि भारतीय संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका है। MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरै यानी मद्रास में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 2004 को चेन्नई में हो गया था। इनका बचपन का नाम कुंजाम्मा था। क्या था भाई? कुंजाम्मा था। ठीक है, बात करेंगे 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कह रहा है कि मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो जाहिर सी बात भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ठीक है, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। हालांकि बनाया तो गया लेकिन ऐसा कुछ जो है कि दिख नहीं रहा है, भले इनको पुरस्कार दे दिया जा रहा है। महाकुंभ का हाल आप लोग देख ही रहे हैं। तो मई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में MLC डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने यह पुरस्कार जाकर के ग्रहण किया था। ठीक, 29वां प्रश्न कह रहा है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भाई ये प्रश्न तो बड़ा आसान है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिराव फूले। तो भाई जो सत्यशोधक समाज था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव फूले ने किया था। किसने? ज्योतिराव फूले ने किया था। इस समाज का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं,
शूद्रों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करके उनके सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि करना था। यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या था, मुख्य उद्देश्य यही था कि भैया महिलाओं को, शूद्रों को, दलितों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उनको सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि कराया जाएगा, इनको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक। 1930 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के पश्चात सत्यशोधक समाज का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है दोस्त। ठीक है। यहाँ पे तीसवा प्रश्न है, तीसवा प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पूछा गया 2024 में कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं और भारत में कथक नृत्य के क्या हैं, कथक नृत्य के किस घराने के कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो भैया ये लखनऊ घराना, ठीक है, ये जो है कि लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। कौन, पंडित बिरजू महाराज। तो इसी प्रकार से दोस्त आपके पास जो है कि यहाँ पे टोटल 200 प्रश्न है। आज 30 प्रश्न ही करते हैं, बाकी प्रश्नों को कल एक ही साथ एक वीडियो में ही हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से हल कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।